फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। पहले हम इसके रिवीजन नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके लिए या फिर इसी वीडियो में इसके PYQ या MCQ कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह सीरीज घटना चक्र की पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण की आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 996 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलीं। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 की अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थीं, ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है।
इसके लिए इसके लिए कुल 11 अधिवेशन यानी कि कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी यानी कि इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर, जिसमें 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नंबर 1 विजय लक्ष्मी पंडित, नंबर 2 राजकुमारी अमृत कौर, नंबर 3 सरोजिनी नायडू, नंबर 4 सुचेता कृपलानी, नंबर 5 पूर्णिमा बनर्जी, नंबर 6 लीला राय, नंबर 7 जी दुर्गाबाई, नंबर 8 हंसा मेहता, नंबर 9 कमला चौधरी, नंबर 10 रेणुका रे, नंबर 11 मालती चौधरी, नंबर 12 दक्षयानी बेलायुधन, नंबर 13 बेगम एजाज रसूल, नंबर 14 एनी मस्किरिनी तथा नंबर 15 अंबु स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसके बाद में इसी टॉपिक के MCQ यानी कि PYQ करा रहा हूँ। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगर मैं इसी क्वेश्चन का विश्लेषण करता हूं तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि M.N. रॉय ने। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार M.N. रॉय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि क्रिप्स मिशन द्वारा। इस क्वेश्चन का अगर विश्लेषण करूं तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या का निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10 लाख व्यक्ति। इस क्वेश्चन का अगर मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूं तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर इसी क्वेश्चन का विश्लेषण करता हूं तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और
ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन IAS प्री 1995 में पूछा गया है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ लाई गई थी, यानी कि इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय में कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, इसको IAS प्री 2007 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, पहले कथन दिया गया है, इसमें कथन ए कह रहा है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। इसका कारण आर दिया गया है। बेवेल योजना का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कथन तो इसमें बिल्कुल सही है पर कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का अगर विश्लेषण करूं तो विश्लेषण में कहा गया है कि दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर आर्कीवार्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय सांवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो इसको पढ़ते हैं। पहला कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो दोस्तों इसके पहले दो कथन है, फर्स्ट और सेकंड, वो असत्य हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है वो बिल्कुल सही बात है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा कथन है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और तीसरा कथन है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी और चौथा कथन है यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो सेम क्वेश्चन है पिछला बिल्कुल, तो इसके ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सही हो जाएंगे कि ये यानी कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और नंबर दूसरा है
यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। अगर इस क्वेश्चन के विश्लेषण की बात करूं तो इसमें लिखा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15वां, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अगर मैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करता हूं तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये एक स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैंक एंथोनी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने एग्जामों में आ चुका है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी, इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं पहले। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
तो पहले पढ़ते हैं कथन नंबर 1 को। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। कथन दूसरा है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कथन तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। कथन 4 है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसका सही आंसर कथन 1, 2, 3 सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए सही है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि 12 अधिवेशन हुए। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन यानी कि कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि, सही तिथि को बताइए। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की घटना चक्र की भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की जो सीरीज है उसको मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस होती रहे। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए मैं इस घटना चक्र की सारी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देखते हैं, सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची X कहती है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, और B कहती है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। C कहती है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और D कहती है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ए 4 से मिलेगा, यानी कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे, और बी मिलेगा आपका 3 से, यानी कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, यानी कि सदस्य कौन थे? K.M. मुंशी थे, और सी मिलेगा आपका पहले से, यानी कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। D. संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मिलेगा आपका दूसरे से, जवाहरलाल नेहरू से। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे आपके V.T. कृष्णमाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नोट दिया गया है इसमें, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही ऑप्शन सी है, B.N. राव, यानी कि अगला क्वेश्चन है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं पहले। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, B.N. राव के द्वारा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें पहले विश्लेषण देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है
26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि से के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अपनाना और लागू होना अलग अलग डेट है। दोस्तों, अगर अब मैं अपनाने की बात करता हूं तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन मैं लागू होने की बात करूं तो इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर को। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक सभा द्वारा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान की सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि क्या, बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य की बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अविष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अतः स्पष्ट है कि अविष्ट उत्तर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है, 1891 और मृत्यु हुई थी उनकी 1956 में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्यतः भूमिका निभाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। कथन दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कथन एक और दोनों सही है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इन्हें इसे एक ग्रहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। तो यह इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना आज़ाद ने। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी के द्वारा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है, इस कथन का सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि यह बात आइवर जेनिंग्स ने कही थी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, प्रस्तुत है कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही है। यह बात ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। इसका विश्लेषण है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें 15 महिलाएं थीं। इसका विश्लेषण देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक यानी कि संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनके PYQ भी पूरे करा दिए हैं। आगे आने वाले टॉपिक में मैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करूंगा। तो आज तक की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन की जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है, इसी क्रम में मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरी घटना चक्र की सीरीज को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो रिविजन नोट्स दिए हैं उनको तैयार कर सकते हैं और गारंटी के साथ कहता हूँ, यानी कि गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर आपने घटना चक्र की सभी सीरीजों को एक बार पूरा कर लिया तो GS के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। घुमा फिरा करके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। रिपीटिशन के द्वारा पॉलिटी हुई, आपकी हिस्ट्री हुई, यहाँ से नया क्वेश्चन नहीं बनता है। फिक्स क्वेश्चन है, इसका फिक्स पैटर्न है, उसके आधार पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी घटना चक्र की सीरीज को फॉलो करते हुए अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन को बरकरार रखें। इसी प्रकार की सीरीज और वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा और मिलेंगे फिर आगे आने वाली अगली वीडियो में। और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आगे
इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए और आगे अब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।